स्वागत है आप सभी का देश नीति के मंच पर। जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, पहले जो एग्जिट पोल आए थे उसमें कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही थी। जब बैलेट पेपर खुला तो कांग्रेस पार्टी आगे थी, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाई है। अब नतीजों पर सवाल खड़ा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी भी 33 विधानसभा सीटों की लिस्ट लेकर चुनाव आयोग पहुंच चुकी है। अब ये मांग की जा रही है कि चुनाव आयोग या तो उन ईवीएम को सील करे या फिर सुप्रीम कोर्ट जाकर इस चुनाव को फिर से या रद्द कराया जाए। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर मौजूद हैं पत्रकार अंसार इमरान। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ था और कैसे हुआ। क्या कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी या फिर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा? सबसे पहले स्वागत है इमरान भाई आपका देश नीति पर। बहुत शुक्रिया भाई आपका। जिस तरीके से अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जो नतीजे आए, जो तमाम एजेंसियां एग्जिट पोल दिखा रही थी कि भाजपा कहीं नहीं है, लेकिन जो नतीजे आए कांग्रेस पार्टी के लिए अप्रत्याशित ये नतीजे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मेरा अपना मानना है कि जो भाजपा अभी सत्ताधारी भाजपा पार्टी है, जो केंद्र की सत्ता में बैठी है, अधिकतर राज्यों की सत्ता में बैठी है, उसका जो राजनीतिक चरित्र है वो नैतिकता के आधार पर नहीं रह गया है। वो सत्ता को हथियाना अपना अंतिम उद्देश्य समझते हैं। उनके लिए सत्ता ही अंतिम गोल है, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, चाहे उनके लिए उनको हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चलाना पड़े, चाहे उनको समाज में बंटवारा करवाना पड़े, चाहे दिन दहाड़े जनमत का अपहरण करना पड़े, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनी हुई सरकारों को गिराने का हालिया समय में इनका रिकॉर्ड रहा है। चाहे आप गोवा की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, कर्नाटक की बात कर लीजिए, इन्होंने बाकायदा चुनी हुई सरकारों को उनमें फूट डालकर तोड़ा है। बिहार का हालिया मिसाल आपके सामने है। तो ये कहना कि भाजपा ने अचानक से इस चुनाव को इतनी एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद जीत लिया, कहीं ना कहीं लोगों को शक के दायरे में रखता है। ये मामला इसलिए भी ज्यादा शक के दायरे में है, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि पूरे हरियाणा में जितने भी लोग ग्राउंड पर काम किए हैं, उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ बाकायदा वहां पर एक लहर थी। लोग कहते थे कि हम त्रस्त हैं इनसे, चाहे वो किसानों के मुद्दे पर हो, अग्निवीर के मुद्दे पर हो, बेरोजगारी के मुद्दे पर हो, दलितों के मुद्दे पर है, जिस पर ये लोग उल्टा कांग्रेस को कोस रहे थे, जबकि दलितों की एट्रोसिटीज के मामले में भाजपा की जो सरकार है उसमें ज्यादा हो रहा है। इसके बावजूद अचानक से भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बना ले, 48 सीटें जीत जाए, कांग्रेस उसके इक्विवेलेंट वोट शेयर पाने के बावजूद सत्ता से दूर रह जाए, तो लोगों का सवाल उठना लाजमी है। लेकिन लेकिन इसलिए भी ठीक है, ठीक लोगों का सवाल इसलिए भी उठ रहा है, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर इन पर सीधे तौर पर इस बात का इल्जाम लगा है कि इन्होंने मैनिपुलेशन की है। जैसे वो एक सीट है जहां पर 58 वोट से या 56 वोट से कांग्रेस के कैंडिडेट हारे हैं। उन्होंने सीधा एक इल्जाम लगाया था कि जो मॉक पोलिंग होती है सुबह में, उस मॉक पोलिंग को मेरे यहाँ पर क्लियर नहीं किया था, जिसकी वजह से एकदम थिन मार्जिन पर इन्होंने मुझे चुनाव हरा दिया है। तो इस तरह की बातें कई और जगह से भी आई हैं। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर चुनाव आयोग भी गई है। मसला क्या है कि कांग्रेस के साथ भी एक दिक्कत है कि आपको अगर लगता है कि भाजपा नैतिकता को छोड़कर डायरेक्टली वोटों की रिगिंग करती है, जनमत का अपहरण करती है, ईवीएम के साथ खिलवाड़ करती है, तो आपको बाकायदे इसके लिए ग्राउंड पर उतर जाना चाहिए। भाई, आपके जीने मरने का सवाल है ना। जब आपको बाकायदा प्लानिंग के तहत बाकायदा षड्यंत्र करके हराया जाता है, तो आपको सड़कों पर दिखना चाहिए, चुनाव आयोग का घेराव करना चाहिए और इस मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। केवल कुछ आपके नेता आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद खेल खत्म हो जाए। शायद मुझे लगता है कि उस तरीके से आप इस पूरे पैटर्न को खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाजपा सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार है। साम दाम दंड भेद, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इमरान साहब, जहां पर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो कहती है कि लोकतंत्र की जीत हुई है, और जहां हार हो जाती है तो ये तमाम सवाल उठते हैं फिर। इसीलिए तो मसला क्या है कि लोग भी इस नैरेटिव पर यकीन क्यों नहीं कर रहे। ईवीएम वाले मैटर पे लोग आधा अधूरा यकीन क्यों कर रहे, पूरा यकीन क्यों नहीं कर रहे। उनका भी यही सवाल है कि भाई, ईवीएम का मैटर है तो आप सड़कों पर उतरिए ना, कि ईवीएम के मैटर को भी सुलझाने के लिए अब लोग नीचे ग्राउंड पर जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी से इसके लिए संघर्ष करे, लोग साथ हो जाएंगे। जैसे 2024 का लोकसभा का चुनाव था,
आपने कोशिशें करी, लोग आपके साथ आ गए, लोगों ने आपको उठाकर इनके बराबर बैठा दिया, भाजपा से उनकी सीटें छीन ली, भाजपा से उनका पूर्ण बहुमत छीन लिया। तो आपने कोशिश की तो लोगों ने समर्थन दिया। कोशिश आपको करनी होगी। आपको क्या लगता है कांग्रेस या दूसरी पार्टियों को कि लोग आए सड़कों पर घेराव करें और वो बहती गंगा में आके हाथ धो ले? ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप राजनीतिक पार्टी हो, आपकी सरकारें छीनी गई हैं, आपको चुनाव में हराया गया है, तो इसलिए आपको ही उसमें लड़ना होगा। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस पूरे चुनाव में कांग्रेस अपने बागी कैंडिडेट को काबू नहीं कर पाई, इस बात को कांग्रेस को मानना पड़ेगा। मैं कम से कम आपको 12-15 सीटें ऐसी गिनवा सकता हूं जहां पर कांग्रेस के हारने की वजह उनके बागी उम्मीदवार थे। इंडिपेंडेंट तौर पर खड़े हुए, उन्होंने अच्छा खासा वोट पाया, उसकी वजह से आपके कैंडिडेट हारे हैं। कई जगह पर आपका जो टिकट बंटवारा था, टिकट बंटवारे में जो जीतने वाला कैंडिडेट था, आपने उसको अपने पॉलिटिकल दबाव में या जो भी रहा हो, उसके दबाव में उसको हटा के जो एकदम अनजान चेहरा था उसको टिकट दे दिया, जिसकी वजह से जो निर्दलीय खड़ा हुआ वो आपके कैंडिडेट से कई गुना ज्यादा वोट पा गया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ इंटरनल और कुछ ईवीएम का मैटर और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिन पर बैठकर कांग्रेस को सोचना होगा और उस पर बाकायदा काम करना होगा जमीनी सतह पर उतरकर। लेकिन लेकिन अब ये जो ग्राउंड पर जो खबरें आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के कई वकील भी कह चुके हैं कि हरियाणा से अब इस जो नतीजे आए हैं इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी हो रही है। तो क्या सच में मतलब जो आया है नतीजे वो कहीं ना कहीं लोगों को एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है? जैसे देखो, मैं आपको ना कुछ सीटों की उदाहरण देता हूँ। तोशाम की सीट है, दादरी की सीट है, समालखा की सीट है, बरवाला की सीट है, राई की सीट है। ये कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुत थिन मार्जिन है। मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं कि जो वोटों की मॉक पोलिंग होती है ना, शुरू में सुबह में मॉक पोलिंग करते हैं कि डमी वोटिंग डाली जाती है कि सब कैंडिडेट को डाल के देखा जाए कि वोटिंग सही से हो रही है कि नहीं। उसको अक्सर क्लियर करना प्रशासनिक अधिकारी कभी कभार जानबूझ के या कभी कभार वो होता है, उस मामले में आपको मानना होगा कि होता है। कांग्रेस के 2-3 कैंडिडेट इस बात का सीधे तौर पे चुनाव आयोग और वहां की मशीनरी पर आरोप लगा चुके हैं। तो मुझे मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनके बूथ एजेंट उस टाइम एक्टिव नहीं रह पाए, तो कई जगह पर मॉक पोलिंग के मामले में गड़बड़ी हुई है। दूसरा ये है कि मेरा अपना मानना है, हो सकता है कि इस थ्योरी में किसी कई लोगों का और भी मानना हो। मैं फिर वही कह रहा हूं कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, मैं सीटों के नाम गिनवा सकता हूँ। सोहना, नरवाना, उचान कला, असंध को छोड़ दीजिए, असंध में बीएसपी दूसरे नंबर पे रही है। कालका, भद्रा, महेंद्रगढ़, सफेदों, यमुनानगर, ये कुछ सीटें हैं जहां पर जो बागी उम्मीदवार था वो आपसे ज्यादा वोट पाया है और आप ही का उम्मीदवार था, वो सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार था कि उसको वो सीट पर चुनाव लड़वाना चाहिए था, मगर आपने अपने इंटरनल मैटर की वजह से उनको चुनाव नहीं लड़वाया, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। दूसरा एक मैटर ये है कि कांग्रेस इस बात को माने चाहे नहीं माने कि कांग्रेस हमेशा अपने उन लोगों पर दाव लगा रही है जो हारे हुए खिलाड़ी हैं, अपने उन घोड़ों पर दाव लगाने की कोशिश करती है जो उसको बार बार लगातार चुनाव हरवाते हैं। सबसे बड़ा नाम रणदीप सुरजेवाला का है। रणदीप सुरजेवाला का मुझे ऐतिहासिक तौर पर एक चुनाव दिखा दीजिए जो उन्होंने खुद जीता हो या अपनी पार्टी को जिताया हो। जिस राज्य में जाते हैं चुनाव हरवा के आते हैं, जहां पर जाते हैं, जहां अपने के बेटे को जिताए हैं अभी चुनाव। अरे तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी सेटिंग वेटिंग लगा के। पर वो खुद कई सालों से चुनाव हारते आ रहे हैं, पता नहीं किस सेटिंग के साथ महासचिव बने हुए हैं या किस सेटिंग के साथ वो चीजों का कर रहे हैं। ऐसे कुमारी शैलजा के बारे में है, कुमारी शैलजा के खुद के गांव में भाजपा बम्पर वोटों से जीती है, उनको पार्टी को वोट नहीं दिलवा पाई और वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाहती थी। तो ये अपने आप में हंसी वाली बातें हैं ना, कि आप अपने गांव में, अपने लोकसभा में, अपनी विधानसभा में पार्टी को वोट नहीं दिलवा पा रहे और आप चाहते हो कि पार्टी आपको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए। दूसरी बात कि छत्तीसगढ़ का चुनाव कांग्रेस एकदम नेट टू नेट था कि कांग्रेस निकाल लेती। छत्तीसगढ़ की प्रभारी बनाएंगी कुमारी शैलजा,
और जिस तरीके से यहाँ पर हुड्डा और शैलजा की पूरे खेमेबंदी चलती रही, इन्होंने वहां पर जाके भूपेश बघेल और वो जो डिप्टी सीएम थे, मुझे नाम भूल रहा है अभी, उन दोनों के बीच खेमेबंदी करवा के उन्होंने जीता हुआ चुनाव वहां पर भी छत्तीसगढ़ में हरवा दिया। तो जो प्रभारी अपना एक राज्य का प्रभारी बनने के बाद चुनाव हरवा के आया हो, उसको आप यहाँ पर कह रहे हो कि नहीं आ पाइए। दूसरी बात, मेरा अपना मानना है कि चुनाव में भाजपा ने सबसे ज्यादा कांग्रेस पर कटाक्ष या कांग्रेस पर हमलावर रही है दलित मामलों में। उसने बार बार कहा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी तो यहाँ पर दलितों के साथ दोबारा वही अत्याचार होगा जो उनकी पुरानी हुड्डा सरकार के अंदर होता था। कुमारी शैलजा के बारे में बार बार वो ये बोल रहे थे कि कुमारी शैलजा नाराज चल रही है, वो मतलब गुस्सा होकर साइड में है। 15 दिन तक ये खुद चुनावी माहौल से दूर रही थी। तो आप बीजेपी को सहयोग देने के हर वो काम कर चुके हैं जिससे बीजेपी को डायरेक्टली फायदा होता था। आपको तो ये चाहिए कि भाजपा जैसे ही कांग्रेस पर हमलावर हुई, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, मैदान में उतरते और भाजपा को कहते कि तुम कौन हो जो हमारे इंटरनल मैटर में बोल रहे हो, और मेरा नाम लेकर कैसे कांग्रेस पर हमलावर। मगर कुमारी शैलजा ने ये कभी नहीं किया। तो आप पार्टी के खिलाफ तो आपके कैंडिडेट खुद काम कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला जो अपना चुनाव नहीं जीत पाते हैं, वो पता नहीं कि इस माहौल में कौन सा पेड़ पैटर्न चला के अपने आप को मुख्यमंत्री की तरह पेश कर रहे थे। भाई पहले चुनाव तो जीत लीजिए, चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद दावेदारी करते रहिएगा। तो ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स जो हुई है कांग्रेस के साथ, ये भी एक बड़ा कारण रही है जिसने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी है। एक्सटर्नल पॉलिटिक्स में यह है कि भाजपा मशीनरी के तौर पे उसके लिए नैतिकता किसी काम की नहीं, वो नैतिकता को नहीं मानती है। अंदाजा लगा लीजिए कि अभी रात में ही एक रेल हादसा फिर से हुआ है। पहले क्या होता था कि कहीं रेल हादसा हो गया या कहीं कोई बड़ी त्रासदी होगी तो लोग नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देते थे। मगर ये जो मौजूदा रेल मिनिस्टर है, इतने थेथर है इस भाजपा सरकार में, कभी आपने सुना है कि कोई बड़ा हादसा हो जाए और ये उसका नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दे? ये तो उल्टा उस हमले के लिए या उस त्रासदी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं, जबकि सरकार में 11-12 साल से खुद है। तो अंदाजा लगा लीजिए, जिस पार्टी के लिए नैतिकता की कोई अहमियत ना रह गई हो, जो इन चीजों को मानती नहीं हो, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? सोचिए कि जिस पार्टी को शर्म से डूब मरना चाहिए सत्ता में होने के बावजूद कि वो 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दे रही है, वो डंके की चोट पर कहती है कि देखो हमने 80 करोड़ लोगों को गरीब बना के उनको मुफ्त राशन बांट रहे हैं। ये तो भाजपा की पॉलिटिकल नैतिकता की बातें हैं। तो जो इतनी पॉलिटिकली करप्ट हो, जो बलात्कारियों का स्वागत करती हो, बलात्कारियों को पैरोल पे छुड़वाती हो, डंके की चोट पर कहती हो कि हमारे समर्थन में है, उस पार्टी से नैतिकता की उम्मीदें करना मुझे लगता है कि खराब बात है, या आप बेवकूफ हैं जो आप उनसे उम्मीद करते हैं। जो पार्टी इतनी पॉलिटिकली करप्ट हो, वो आपको चुनाव हराने के लिए किस लेवल पे जा सकती है, इसका आप अंदाजा खुद लगा लीजिए। लेकिन लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी 33 विधानसभा सीटों की सूची लेकर पूरी गई है कि यहाँ पर गड़बड़ी हुई है या शक जाहिर किया जा रहा है, तो क्या चुनाव आयोग उन पर कार्रवाई करेगा, या उसको जिस तरीके से मांग की गई है कि उन ईवीएम मशीनों को जब तक जांच नहीं हो जाती है सील कर दिया जाए, चुनाव आयोग करेगा ऐसा? देखिए, मेरा अपना मानना है कि अगर आपको ये लगता है कि चुनाव आयोग इस मामले में कार्रवाई करेगा, तो या तो आप बहुत भोले हैं या गधे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यही चुनाव आयोग है जो कांग्रेस के नेताओं पर तो पाबंदियां लगा देता है, चुनावी पाबंदी, कुछ भी उल्टा सीधा बोलने पर या ना भी बोलने पर तत्काल आप पर पाबंदी लगा देता है। मगर जो मोदी जी आए दिन जाके चुनावी भाषणों में हिंदू मुसलमान बंटवारे की राजनीति, कम्युनिटी को टारगेट करने वाली राजनीति करती है, उस पर कभी आपने देखा है कि चुनाव आयोग ने उफ भी किया हो? अब चुनाव आयोग के जो वहां के अध्यक्ष है, चेयरमैन है, वो खुद आते हैं, वो मतलब ऐसा लगता है कि चेयरपर्सन की जगह शेरो शायर किसी शायर को बैठा रखा है। आते हैं, दो चार शायरी, दो मिसरे सुनाते हैं और निकल लेते हैं। दूसरी बात कि चुनाव आयोग एक तरफ तो कहता है कि सारे इलेक्शन एक साथ होने चाहिए, वो चुनाव आयोग महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव एक साथ नहीं करवा पाए। वो बात करता है कि हम लोग चुनाव करवाएंगे पूरे देश का एक साथ। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग से जिस पर
बाकायदा इस बात का इल्जाम है कि उस पर पॉलिटिकल इंटरवेंशन होती है। मौजूदा सत्ताधारी सरकार उसको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करती, उससे उम्मीदें रखना कि वो कोई सख्त कार्रवाई करेगी, ठोस कार्रवाई करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि अपने आप में ही बेईमानी है। लेकिन जब 2024 लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने साफ कहा था कि अभी तो ये लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं, लेकिन जब इनकी हार होने लगेगी तो कहेंगे कि ईवीएम भैया जिम्मेदार है। एग्जैक्टली मैं यही तो कह रहा हूं कि लोग ईवीएम के मैटर पे कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर क्यों भरोसा नहीं करते। इवन इंडिविजुअल तौर पे मैं भी नहीं भरोसा करता, क्यों भरोसा करूं। जहां पर आप कर्नाटक में चुनाव जीत गए वहां पर ईवीएम ठीक, जहां पर तेलंगाना में जीत गए ईवीएम ठीक, हिमाचल प्रदेश में जीत गए ईवीएम ठीक, जम्मू कश्मीर में जीत गए वहां ईवीएम ठीक, मगर हरियाणा में खराब होगी। तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। लोगों को यकीन दिलाइए कि ये क्यों गलत है और उसपे सड़कों पर उतरिए, कहिए कि हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं। जब तक ये पैटर्न चलेगा हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। आपका क्या पता आप कब किस मामले में जाके कहां पर धोखाधड़ी कर दो। तो आपका भी स्टैंड क्लियर नहीं है। आप कुछ जगह पर तो कहते हो नहीं नहीं ईवीएम का मैटर है, बाकी जगह पर लोकतंत्र की जीत बताकर अपना सत्ता का सुख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इस मामले में विपक्षी पार्टियों का स्टैंड नहीं क्लियर है, नहीं क्लियर है, इसी वजह से लोग अभी भी आप पर भरोसा नहीं करे। दूसरी बात मेरा अपना मानना है, पवन खेड़ा की राजनीतिक तौर पे हैसियत क्या है, कुछ नहीं प्रवक्ता के अलावा। जयराम रमेश प्रवक्ता और महासचिव के अलावा उनकी कोई हैसियत नहीं। अगर आपको ईवीएम पर मोर्चा खोलना है तो सीधा कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी को खोलना होगा। राहुल गांधी अगर इस मैटर पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जमीनी सतह पर उतर गए तो यकीन मानिए चुनाव आयोग भी प्रेशर में आ जाएगा। सत्ता तो प्रेशर में आएगी आएगी, चुनाव आयोग भी प्रेशर में आएगा, सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले में इंटरवेंशन करना पड़ेगा। तो आपकी जो पार्टी लाइन है, जो आपके मेजोरिटी या बड़े स्टेक होल्डर है जो पार्टी के, उनको इस मुद्दे पर खुलकर बात करनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि जहां चुनाव जीते वहां पर ठीक ठीक और जहां पर चुनाव हार जो वहां पर ईवीएम खराब। तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, लोग तो नहीं आपको यकीन लगता है कि करेंगे। एक बड़े आंदोलन की तैयारी करनी चाहिए ईवीएम के खिलाफ? पहले तय करना चाहिए इनको कि ईवीएम खराब है या नहीं। जब तय कर लेंगे ना आंदोलन और सड़कों पर उतरना, उसके बाद की बात है। आप अभी तय ही नहीं कर पा रहे। इसी कांग्रेस की एक लॉबी कहती है कि ईवीएम में दोष है, दूसरी लॉबी कहती है नहीं नहीं हमने हार स्वीकार कर ली है। तो आप तय कर लीजिए पार्टी लाइन में कि हार स्वीकार कर लिए कि ईवीएम में दोष है। आप कह दो कि हमने माना ही नहीं, हम इस चुनाव के नतीजे को मानते ही नहीं। आपकी आधी से ज्यादा पार्टी ने कह दिया कि ठीक है जनमत का हम करते हैं, इसको सड़कों पर लेते हैं। तो ऐसे नहीं थे। मैं वही कह रहा हूं कि पवन खेड़ा तो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ईवीएम खराब है, मगर यही रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि नहीं ठीक है अब हम चुनावी तौर पे हार चुके हैं। कुमारी शैलजा बोल रही है कि हम चुनावी तौर पे हार चुके हैं। एक तरफ आपकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि हम चुनावी तौर पे हार मान चुके हैं, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं ईवीएम खराब है। तो दोनों चीजें मुझे लग रहा है कंट्राडिक्टरी। आप खुद सोच के देखिए ना कि या तो आप एक ही सुर में बोलिए, नहीं बोल सकते तो फिर ये चीजें मुझे लगता है बेमानी है। और ईवीएम के मैटर में खुलकर बोल दूं कि ईवीएम के मामले में झोल हो सकता है, बाकायदा फैक्चुअल है। खुद सोचिए ना कि यमेन के अंदर, लेबनान के अंदर जब पेजर को दूर कहीं कंट्री से कंट्रोल किया जा सकता है, उसमें ब्लास्ट करवाया जा सकता है, ईवीएम कौन सा मतलब ऐसी टेक्निकल चीज है जिसको हैक नहीं किया जा सकता है। लेकिन लेकिन जिस तरीके से जब चुनावी नतीजे आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस लगातार ये चाहती है कि हिंदुओं को जाति में बांट दिया जाए और उसका फायदा उठाया जाए, लेकिन इस बार हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ। हरियाणा के लोग भाजपा को पसंद किए। आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो सही है? देखो जहां तक जाति की बात है, जाति के मामले में मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस के साथ एक चूक हुई है। चूक क्या हुई है? कांग्रेस ने सोचा था कि मुसलमानों का वोट, जाटों का वोट ये उसे पूरा मिलेगा और दलितों का वोट भी उसे पूरा मिलेगा। उसकी बुनियाद थी कि लोकसभा चुनाव में दलितों ने कांग्रेस को पहली पसंद बना के एक तरफा समर्थन दिया था। मगर इस चुनाव में दलित
समुदाय ने भी अपना पूरा समर्थन कांग्रेस को नहीं दिया। 17 सीटें आरक्षित है, मैं सिर्फ आरक्षित सीटों की बात करता हूँ दलितों के लिए। उसमें से 8 सीटों पर भाजपा चुनाव जीती है और अच्छे मार्जिन के साथ जीती है। इसका मतलब ये हुआ कि आधा दलित वोट तो आपके साथ था, मगर आधा दलित वोट भाजपा या दूसरी पार्टियों के साथ गया है। तो मेरा अपना मानना है कि जिस वोट को लेकर आप सोच रहे थे कि हम लोग वन साइडेड जीत जाएंगे, वो नहीं जीत पाए। एक दूसरा पहलू और है कि जो यादव बेल्ट मानी जाती है हरियाणा के अंदर, जिसे अहिरवाल बेल्ट बोला जाता है, बीसी 21 सीटें वहां पर इम्पैक्टफुल है। उस जगह पर भी कांग्रेस से चूक हुई है, कांग्रेस बम्पर तरीके से हारी है, कोई सीट नहीं जीत पाई। अखिलेश यादव को दरकिनार करना, मुझे लग रहा है कांग्रेस के साथ एक भूल हुई है। आप सीट बंटवारे में चाहे नहीं देते, मगर एक पार्टी की हैसियत से उन सीटों पर कम से कम अखिलेश यादव को बुला सकते थे, बुलाना चाहिए था। उसका इम्पैक्ट उस बेल्ट में जरूर होता। आप पूरी सीटें हार गए हो वहां की। अखिलेश यादव के आने से यादव वोट कुछ तो होता। अभी क्या हुआ कि यादव वोट पूरी तरीके से भाजपा के साथ गया है। सोचिए कि जो वोटर, जो कम्युनिटी मानी जाती है कि इंडिया गठबंधन के साथ है, वो हरियाणा में आके भाजपा को वोट कर गई। वो बड़ा सेटबैक रहा। बाकी जो कम्युनिटी थी वो मुझे लग रहा है उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। चाहे जाटों की बात कर लीजिए, चाहे मुसलमानों की बात कर लीजिए, चाहे कुछ अपर कास्ट की बात कर लीजिए, 20-30% के आसपास अपर कास्ट का वोट भी कांग्रेस को मिला है। तो मुझे लगता है कि एक ठीक ठाक वोट हासिल किया। वोट शेयर कम नहीं हुआ, 39% कांग्रेस का है और इतना ही भाजपा का है। कांग्रेस का वोट शेयर काफी हद तक बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि वोट शेयर के मामले में दिक्कत नहीं है। बस अगर दलित वोटों को थोड़ा सा अगर कांग्रेस और मेहनत कर लेती तो शायद ज्यादा असर होता, सत्ता बना लेते। और यादव के मामले में, अहिरवाल बेल्ट के मामले में जो इनसे गलती हुई है, वो इनको स्वीकार करनी चाहिए अखिलेश यादव के मामले में। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान साहब, आपने समय निकाला, हमसे बातचीत करी। तो दोस्तों, जिस तरीके से लगातार अब सवाल खड़ा हो रहा है कि हरियाणा चुनाव जो नतीजे आए हैं कहीं ना कहीं उसमें धांधली हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात की जा रही कि कांग्रेस पार्टी का जो डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने गया था उसको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट में सारे मामले हों, फिर वहाँ से सुनवाई हो। अगर एक्चुअल में ईवीएम में गड़बड़ी है तो फिर जनता के साथ में आना चाहिए और एक जन आंदोलन की तैयारी भी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।